Let's discuss about the topic digestion and nutrition in animals part 2. We will discuss diversity in digestive structures of invertebrates जिसके अंदर प्रोटोजोआ बायोआ मोलस एंड इंसेक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन्वर्टिब्रेट्स कंसिडर होंगे. डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज वेल, जिसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर्स उनके डिस्कस करेंगे. टंग्स, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगाई, स्टमक, gizzards and rumens, ceca, livers and gallbladders, pancreata and intestines. So these are the structures that are evolved in vertebrates and help them to digest the food they intake very effectively. So first of all, I will be discussing about the digestive structures of invertebrates. If we talk about cnidarians, flatworms and ctenophores, इसके अंदर incomplete digestive system होती है. As I have already discussed about this in part 1. While others have complete digestive system having anus at the end of their digestive tract, such as bivalve, mollusks and insect. So first of all, let's discuss about the protozoa, which are animal-like creatures. तो प्रोटोजोआ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकती हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक की एबिलिटी हो सकती है, या सेप्रोट्रॉफिक हो सकती है, जो कि जिसके अंदर जो एक ख़ास क्वालिटी हो सकती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकें. और हीटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. दैट मीन्स दैट दे टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इनटेक in order to live. The ciliated protozoa, such as Paramecium. Paramecium is a representative protozoa. We will be discussing about its process of digestion. के ciliated protozoa, हम इसे ciliated protozoa इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी के सराउंडिंग में छोटे छोटे सिलिया होती हैं, जो कि वाटर करेंट्स पैदा करते हैं. और उस वाटर करेंट पैदा होने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो प्रोटोजोआ पैरामेशियम के बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हिच आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट विल बी इन्वॉल्व इन केस ऑफ पैरामेशियम ड्यूरिंग द इंजेस्टिव प्रोसेस. जब वो इंजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, द सिलियरी एक्शन डायरेक्ट्स फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. जो भी इक्वाटिक इन्वायरमेंट होगा वहीं से फूड पार्टिकल्स डायरेक्ट होंगे इनटू द बकल केविटी. पैरामेशियम के बकल केविटी के अंदर वो इंटर होते हैं. फिर उसके बाद साइटोस्टोम, जो कि एज ए माउथ, we can say that it is the mouth of a paramecium. फिर साइटोस्टोम के बाद फूड जो रीच होगा वो साइटोफेरिंक्स के अंदर दाखिल होता है. द साइटोफेरिंक्स ये क्या है? इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब भी फूड इसके अंदर दाखिल होती है तो फिर इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है. दिस सेक पिंचेस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल. जैसे ही साइटोफेरिंक्स के अंदर फूड स्टोर होगा और साइटोफेरिंक्स की साइज़ इंक्रीज़ होगी, तो फिर ये साइटोफेरिंक्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वैक्यूल की फॉर्म में वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करता है. एज द वैक्यूल मूव्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जैसे ही वो वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करता है, द वाटर फ्रॉम द वैक्यूल इज रिमूव्ड. उसी दौरान वाटर वैक्यूल से रिमूव हो जाता है. एंड द कंटेंट्स विद इन द वैक्यूल आर एसिडिफाइड. जो भी कंटेंट्स होते हैं फूड होता है उस साइटोफेरिंक्स के अंदर, वो एसिडिफाइड हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो अल्केलिन हो जाते हैं, जिसके दौरान इस एसिडिक कंडीशन और अल्केलिन कंडीशन के दौरान फूड की डाइजेशन होती है. एज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड, द वेस्ट आर एक्सक्रीटेड बाय साइटोपेज. एंड whatever the unwanted substances that will remain within the cell will be later on excreted by the cytopage, which is akin to or which is similar to the function of anus. In case of diagram, let's see where the cytostome is located. So you can see here the cytostome is located at the anterior side of the paramecium, and you can also see that there is a cytopage which functions as anus for excretion. So this is a cytopage, and this one is the cytostome which functions as mouth. And there is a buccal cavity, a cavity that comes before the cytostome, in which the food first enters. And you can see here, when the food enters into the cytopharynx, it pinches off from the
cytopharynx and converts is converted into vacuole that moves throughout the cytoplasm. As the vacuole moves throughout the cytoplasm, the water is removed और जो फूड होता है वो एसिडिफाइड हो जाता है और उसके बाद अल्कैलिन बन जाता है, जिसके दौरान फूड की डाइजेशन भी होती है एज द एंजाइम्स आर रिलीज्ड. Okay, let's talk about bivalve mollusks. मोस्ट ऑफ द बायोवाल्व मोलस्क आर फिल्टर फीडर्स. बहुत से बायोवाल्व मोलस्क जो फिल्टर फीडर्स होते हैं. फिल्टर फीडर्स का मतलब ये है कि वो वाटर को फिल्टर करते हैं और उस वाटर से जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इनटेक करते हैं. देपोजेस शॉर्ट ईसोफेगस. उसके अंदर शॉर्ट ईसोफेगस होता है बायोवाल्व मोलस्क के अंदर. देट ओपन्स इनटू द स्टमक, जिसके बाद वो स्टमक आता है. फिर उसके बाद मिड गट, हाइंड गट and rectum. So these are the special parts of the bivalve mollusk digestive system. Their midgut, hindgut and rectum function in extracellular digestion and absorption. तो ये तीनों पार्ट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द डाइजेशन इन bivalve mollusk is a coordination of 3 cycles. If we divide it into 3 phases, so it contains 3 cycles in its whole process. The first one is feeding. सबसे पहले वो फीडिंग करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है इसमें, फिर उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है. These cycles are divided into following steps for convenience. So in order to understand it effectively, so I have broken down its whole process, its 3 cycles into 4 steps. इन स्टेप 1 सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बिगिंस बिफोर फूड इंजेशन. फूड इंजेशन से पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है विद इन देयर बॉडी. ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रिस्टलिन स्टीली एंड द फ्रैगमेंटेशन स्फीरूल्स आर फॉर्म्ड इन द स्टमक. तो इस स्टेप में क्रिस्टलिन स्टीली और जो फ्रैगमेंटल स्फीरूल्स हैं, छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है. देन इन द स्टेप 2 द फूड इंटर्स विच इज़ मैकेनिकली एंड इंजाइमेटिकली ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक शील्ड. और बायोवाल्व मोलस्क के अंदर एक गैस्ट्रिक शील्ड होती है जिसके ज़रिए एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उसी स्टेप में स्टेप 2 में इंजाइमेटिकली फूड की ब्रेकडाउन भी होती है और उसके बाद मैकेनिकली भी उसके अंदर फूड की डाइजेशन हो सकती है. इन दिस वे द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल एंड इंजाइमेटिकली डाइजेशन. जो आखिर में जो फूड होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. इन स्टेप 3 द स्मॉल फूड पार्टिकल्स मूव इनटू द डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलाई. तो डाइवर्टिकुलाई भी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके अंदर वो सारे स्मॉल फूड पार्टिकल्स दाखिल होंगे डाइवर्टिकुलाई के अंदर for intracellular digestion. So you can see here the extracellular digestion was taking place in the step 1, and in step 3 you can see here this movement of food particles into the diverticuli leads towards the intracellular digestion. This movement of food particles caused cessation of the feeding. जैसे ही फूड पार्टिकल्स डाइवर्टिकुलाई के अंदर मूव करते हैं तो फिर फीडिंग बायोवाल्व जो मोलस्क हैं वो फीडिंग करना बंद करते हैं. सिसेशन मीन्स स्टॉपेज. तो फीडिंग करना बंद करते हैं जैसे ही इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है. इन ऑर्डर टू मेक द स्टमक एम्प्टी ड्यूरिंग इन स्टेप 4 ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग फेज. जैसे ही वो फीडिंग करना बंद करते हैं एंड स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो फिर ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग फेज द स्टमक एम्प्टीज एंड द स्टीली बिगन्स टू रिफॉर्म. और जो स्टीली होती है वो दोबारा से जो होती है रिफॉर्म हो जाती है, दोबारा से प्रोड्यूस होती है. द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन डाइवर्टिकुलाई इज आल्सो कम्प्लीटेड. और इसके साथ साथ इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी वो कंप्लीट हो जाती है डाइवर्टिकुलाई के अंदर. द फ्रैगमेंटेशन स्फीरूल्स बिगिन टू फॉर्म अगेन. और जो स्फीरूल्स होते हैं वो भी अगेन उसकी फॉर्मेशन होती है. दिस द मूवमेंट ऑफ दिस स्फीरूल्स स्टार्ट्स द नेक्स्ट फीडिंग साइकिल.
जैसे ही स्पिरुल्स ये मूवमेंट करते हैं आगे जाकर, फिर अगेन जो होती है नेक्स्ट साइकिल वो स्टार्ट करते हैं। So you can see here extracellular and intracellular digestion in a bivalve mollusk. First of all, there will be formation of fragmentation spherules in step A, and in step B, large food particles will be within the stomach of the bivalve mollusk, and they will move towards the diverticuli for intracellular digestion. So this structure is the diverticuli of a bivalve mollusk where intracellular digestion will take place. And here you can see here the feeding will be ceased as they will stop feeding and the stomach will remain empty in order to begin another cycle of the feeding. Now let's talk about insects. Insects जो होते हैं इसका एक हम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ग्रास होपर कंसिडर कर सकते हैं. इन ग्रास होपर this insect has a complete digestive tract and extra cellular digestion. तो इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट connected by a anus. Feeding and mastication is carried out by two structures. इनके अंदर जो फीडिंग है और मेस्टिकेशन है वो दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए होती है. नंबर वन इज़ मैंडिबल्स और दूसरे जो होते हैं मैग्जिलाई. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो फूड को मेस्टिकेट च्यू करने में हेल्प करती हैं या फीडिंग में भी हेल्प करती है. फूड को कलेक्ट करके वो इनटेक कर सकते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर द मैकेनिक ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. During mastication, the salivary glands secrete saliva for lubricating the food. जैसे ही वो मेस्टिकेट करते हैं इंसेक्ट ग्रासहोपर, जैसे ही फूड को च्यू करते हैं, एट द सेम टाइम द salivary glands secrete saliva in order to make that food lubricated. This saliva contains amylase for partial digestion of food. तो उस सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है जो कि पार्शली फूड को डाइजेस्ट करते हैं, विच इज़ मूव्ड इनटू द क्रॉप फॉर स्टोरेज. फिर उसके बाद वही सॉफ्टेन फूड जो होता है वो आगे जाकर क्रॉप के अंदर दाखिल होता है फॉर स्टोरेज. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स व्हेन द मिड गट secretes enzymes into the crop from which food passes slowly to the stomach. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तब होती है जब मिडगट जो है अपने एंजाइम रिलीज़ करता है किसके अंदर, क्रॉप के अंदर, ताकि जो फूड है वो आगे जाकर स्टमक के अंदर स्लोली पास हो. इन स्टमक जैसे ही फूड स्टमक में वो दाखिल होता है, द फूड इज़ मैकेनिकली रिड्यूस्ड एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर सॉर्टेड. तो उनके अंदर मैकेनिकली जो फूड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ देयर साइज़. फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सॉर्ट आउट होते हैं. लार्ज पार्टिकल्स रिटर्न टू द क्रॉप फॉर फर्दर प्रोसेस. कुछ ऐसे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो वापस क्रॉप में ही वापस आ जाते हैं. द स्मॉल पार्टिकल्स इंटर द गैस्ट्रिक सीकाई. और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आगे जाकर गैस्ट्रिक सीकाई के अंदर दाखिल होते हैं वेयर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन is initiated. Most of the nutrient absorption occurs in intestine. बहुत से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है वो उनके इंटेस्टिन के अंदर होती है. बाकी जो वाटर आयंस एंड आयंस जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन रेक्टम में होती है. Egestion of undigested food occurs through the anus. और फाइनली वी कैन से दैट इनकी जो इजेशन होती है वो एनस के ज़रिए होती है.
So you can see here the structure of a representative grasshopper. So this one is the crop in which they store their food, or sometimes can digest the food. And you can see here they have a short esophagus, and they have gastric ceci in which the small particles enter for further digestion of the food. They have also intestine. They have a small stomach, rectum as well, in which water एंड आयंस इनकी एब्जॉर्प्शन होती है रेक्टम के अंदर. एंड एट द एंड एनस के ज़रिए फूड की इजेशन होती है. अनवांटेड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी इजेशन होती है, उसकी रिमूवल होती है. Diversity in digestive structures of vertebrates. It's an interesting topic. Digestive system is highly specialized in function and structure in vertebrates because they have evolved various structures and various specialized structures that aid them or that help them in digesting the food they intake very easily. Three important glandular systems, if we talk about their accessory glands or accessory organs, so are associated with their digestive tract: the salivary glands that secrete saliva, the liver, gallbladder, and the bile duct, the pancreas and pancreatic duct. So these three are associated with their digestive tract, which help them digest the food effectively. First of all, let's talk about tongue. The tongue develops at the floor of the oral cavity in most of the vertebrates. बहुत से वर्टिब्रेट्स हैं उनके ओरल कैविटी के फ्लोर में उनकी बेस बुनियाद पे ही जो होती है टंग की डेवलपमेंट होती है. लैम्प्रेस जो हैं है प्रोट्रूजिबल टंग. लैम्प्रेस के अंदर प्रोट्रूजिबल टंग होता है. प्रोट्रूजिबल मतलब वो टंग जो बाहर निकल सकती हो. तो लैम्प्रेस में ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने टंग को बाहर प्रोट्रूज करते हैं विद हॉर्नी टीथ. और उन लैम्प्रेस के टंग के ऊपर हॉर्नी टीथ भी हो सकते हैं दैट हेल्प इन ग्रास्पिंग द फ्लेश ऑफ. अराउंड में जो भी टंग है उनके अराउंड में टीथ हॉर्नी टीथ हो सकते हैं जो कि जो प्रे का जो फ्लेश है उसको रास्प करने में हेल्प कर सकती है. द टंग ऑफ फिशेस इज़ नॉट मस्क्यूलर. इफ़ टॉक अबाउट द टंग ऑफ फिशेस, जो भी टंग हैं फिशेस के अंदर वो मस्क्यूलर नहीं होते, बट लेकिन इसका एक काम ये होता है कि वो अपने शिकार को अपने प्रे को होल्ड करने में हेल्प करती हैं. द टेट्रापोड्स वो एनिमल्स जिसके अंदर 4 लिम्स होते हैं जिसके दोज एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज टेट्रापोड्स. सो दीज एनिमल्स हैव इवोल्व्ड और मोबाइल टंग्स, the tongues which can be moved for gathering food and capturing prey. So these tongues have produced such mechanism that are much advanced for gathering food and capturing their prey. Frogs, salamanders and some lizards rapidly project a part of their tongue to capture an insect. तो फ्रॉग्स होते हैं, जो भी सैलेमेंडर्स होते हैं या कुछ लिजर्ड्स हैं जो कि जल्दी से अपने टंग को प्रोजेक्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं ताकि वो इंसेक्ट को जल्दी से कैप्चर कर सकें. इफ़ यू टॉक अबाउट ए बर्ड, एन इंटरेस्टिंग बर्ड, इसका जो टंग होता है वो लॉन्ग होता है और स्पाइनी होता है ताकि वो इंसेक्ट को गैदर कर सकें. या जो ग्रब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लार्वाए होते हैं ट्री ट्रंक्स के अंदर, उन्हें भी वो खोज कर निकालते हैं अपने टंग के ज़रिए. स्टिकी टंग्स जो होते हैं वो एंट या टर्माइट ईटिंग मेमल्स के अंदर होती है. स्पाइनी पेपिलाई ऑन टंग्स ऑफ कैट्स एंड अदर कार्निवोरस हेल्प दीज एनिमल्स रास्प फ्लेश फ्रॉम ए बोन. किसी भी प्रे के जो बोन के अंदर जो के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उनको रास्प करने के लिए कार्निवोरस को एक चीज़ हेल्प करती है. वो ये है कि उनके टंग के ऊपर स्पाइनी पेपिलाई होती है, वो हेल्प करती हैं उनको उनके फ्लेश को प्रे के फ्लेश को रास्प करने के लिए. टीथ इज़ अनदर
structure that have helped vertebrates to gain their food or to convert their larger food into smaller particles. Most vertebrates have teeth. बहुत से वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर टीथ होता है. हाउएवर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर टीथ एब्सेंट हैं. बलीन वेल्स, बर्ड्स एंड टर्टल्स डोंट हैव टीथ. उनके अंदर टीथ नहीं होते. द टीथ ऑफ स्नेक्स आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. अगर हम स्नेक्स के टीथ की बात करें, वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है. एंड हेल्प रिटेन द प्रे वाइल स्वॉलिंग. और उसका एक फंक्शन ये है, इसकी जो स्नेक्स के अंदर जो डायरेक्टेड है ये जो टीथ बैकवर्डली, इसका ये रीज़न है कि ताकि वो अपने प्रे को रिटेन कर सकें और स्वॉलोइंग में भी हेल्प कर सकें. द कैनाइन टीथ ऑफ वूव्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिपिंग फूड. रिपिंग का मतलब है टीयर करना किसी भी इस फ्लैश को. तो ये कॉमन है. द कैनाइन आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स लाइक वूव्स. हर्बीवोर्स सच एज डियर हैव प्रीडोमिनेटली ग्रिंडिंग टीथ. तो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके अंदर कैनाइन्स हाईली डेवलप नहीं होते, but they have well developed and predominantly a structure called grinding teeth which help them grind their vegetation or the grass they intake. The front teeth of beavers, अगर हम beavers की बात करें, are used for chiseling or cutting the branches of trees. तो beavers के अंदर ऐसे टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ, जो कि किसी भी ट्रीज़ के ब्रांच को कट करने में हेल्प करती हैं. द एलिफेंट्स हैव 2 ऑफ देयर अपर फ्रंट टीथ कॉल्ड टस्क्स. तो एनिमल्स के अंदर जो एलिफेंट्स हैं उनके अंदर टस्क मौजूद होती हैं, जो कि वो डिफेंस के तौर में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका और भी पर्पस हो सकता है. और एज ए वेपन और फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स. ह्यूमन्स, बियर्स, रेकून्स एंड अदर मैमल्स आर ओमनिवोर्स. तो ये जो एक मैमल्स हैं ये ओमनिवोर्स हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि इनके जो टीथ हैं उनके वेरियस फंक्शंस हो सकते हैं अगर वो ओमनिवोर्स हैं. फॉर एग्जांपल देयर टीथ मे फंक्शन इन टीयरिंग, रिपिंग, चेजलिंग एंड ग्रिंडिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो टीथ हैं वो उसके शेप डिफरेंट हो सकते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स. मोस्ट फिशेज लेक सलाइवरी ग्लैंड्स इन देयर हेड रीजन. बहुत से फिशेज हैं उनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं. हाउएवर इन लैम्प्रेज, अगर लैम्प्रेज की बात करें, देयर इज़ ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट एन एंटी कोगुलेंट फ्लूइड. अगर हम लैम्प्रेज की बात करें उनके अंदर एंटी कोगुलेंट फ्लूइड पैदा होता है, जो कि जो प्रे की ब्लड होती है उन्हें फ्लो करती रहती है ताकि प्रे जो है वो वीक हो जाए और जो लैम्प्रे है उसके ऊपर आसानी से फीड कर सके. मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सम स्नेक्स सीक्रेट वीनम. और स्नेक्स के अंदर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि वीनम सीक्रेट करते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं, बाय रिलीज़ करते हैं थ्रू देयर फेंग्स. तो फेंग्स एक ऐसे कैनाइन टीथ हैं जो कि जिसके अंदर ग्रूव पाया जाता है और वहीं से जो होता है वेनम एमिट होती है, रिलीज होती है. दिस वेनम इज़ यूज टू पैरालाइज द प्रे. और ये एनम किसी भी प्रे को बेहोश करने में या पैरालाइज करने में हेल्प करती है. सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते क्योंकि वो उन्हें रिक्वायर्ड भी नहीं होती. as they intake certain insects which already have fluid in their body. For example, if there is mosquito that is eaten by a reptile called lizard, जब वो मॉस्किटो के अंदर फीड करते हैं तो मॉस्किटो हैज़ ऑलरेडी fluid in their body, so that's why they don't require any kind of salivary glands to secrete saliva in them. This is the reason they don't need any salivary glands to keep their food moistened. Most birds don't have salivary glands. बहुत से birds के अंदर salivary glands नहीं होते
But if we talk about mammals, they have salivary glands. Esophagus singular इसकी होती है esophagus. The esophagus is short in fishes, amphibians. फिशेज एंड एम्फीबियंस के अंदर ईसोफेगस शार्ट होती है. हाउएवर इट इज़ मच लॉन्गर इन एमन्यूट्स. लेकिन अगर हम एमनियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, उनके अंदर ईसोफेगस लार्जर होती है. क्यों लार्जर होती है? बिकॉज दे हैव लॉन्गर नेक्स. क्योंकि उनके जो नेक है वो लॉन्गर होती हैं, इसकी वजह से उनके ईसोफेगस भी लॉन्गर होते हैं. If we talk about their crop, which is a storage organ, extended pouch होती है, which is developed from the caudal portion of the bird's esophagus. तो ये birds के esophagus से originate होती है, उसके caudal portion से, पीछे वाले portion से. The crop stores food, which supplies the food to stomach and intestine continuously for digestion. और क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, लेकिन उसके बाद जब वो स्टोर करते जाते हैं फूड को, उसके बाद कंटिन्यूसली और डाइजेशन के लिए वो फूड प्रोवाइड होता है टुवर्ड्स द स्टमक एंड इंटेस्टिन. तो बर्ड्स के अंदर ये जो होती है यूनिक कैपेबिलिटी है कि वो फूड के अंदर, फूड जो होता है क्रॉप के अंदर स्टोर होता है, फिर बाद में कंटिन्यूसली सप्लाई होता है टुवर्ड्स द स्टमक एंड इंटेस्टिन. And if we talk about stomach, the stomach evolved as vertebrates began to feed on larger organisms. जैसे ही vertebrates इवोल्व होते गए, जब वो larger organism के ऊपर फीड करने लगे, तो फिर स्टमक भी इवोल्व हो गया. That were caught at less frequent intervals and required storage. तो वो एट ए टाइम वो लार्जर मील्स ईट करते थे. जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, initial vertebrates that started to feed on larger organisms, so they tried to feed on such larger food at less frequent intervals. Some zoologists stated that, कुछ ऐसे zoologists हैं उनका कहना था कि the gastric glands and the production of hydrochloric acid evolved in the context of killing bacteria and helping in preserving food. तो कुछ जोलॉजिस्ट का ये कहना था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और जो प्रोडक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो इस वे से इवोल्व हुए हैं कि जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दाखिल हुए कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उनको किल करने के लिए ये चीज़ें इवोल्व हुई. और उसके बाद इसके साथ साथ जब बैक्टीरिया किल होंगे तो फिर उनका फूड भी प्रिजर्व होगा उनके बॉडी के अंदर. द एंजाइम पेप्सिनोजिन आल्सो इवोल्व लेटर. फिर उसके बाद पेप्सिनोजिन भी एक एंजाइम है जो कि बाद में इवोल्व हुआ. There is another structure. The gizzards are present in some fishes and reptiles such as crocodiles. However, all the birds have gizzards for grinding up food. लेकिन अगर हम सब बर्ड्स की बात करें तो उनके अंदर गिजर्ड्स मौजूद होते हैं. द बर्ड्स गिजर्ड डिवेल्प्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड वेंट्रिक्यूलस. तो बर्ड का गिजर्ड है वो कहाँ से डिवेलप होता है? वेंट्रिक्यूलस के पोस्टीरियर पार्ट से. टू फैसिलिटेट द ग्रिंडिंग प्रोसेस सम बर्ड्स स्वालो पेबल्स. स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन को स्वालो करते हैं कुछ बर्ड्स, ताकि वो स्टोन जो है फूड को ग्रिंड करने में हेल्प करे. Okay, let's talk about ruminants. So this is found in ruminants animals. The ruminants are those animals that chew their cud. Cud एक सॉफ्ट फूड होता है जो कि इंटरनल स्टमक जो होता है ruminants एनिमल्स के अंदर वो रीएजिटेट होता है, सच एज काउस, शीप एंड डियर. Such method in animals has evolved since they had to ingest large quantity of food faster. जैसे ही वो रूमिनेंट एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं फास्टर, वो इसी दौरान जो काउस हैं, शीप, डियर, इन सच एनिमल्स, इसके अंदर ये मेथड, ये मैकेनिज्म इवोल्व हुआ. हाउएवर दे कैन च्यू देयर फूड एट सेफर लोकेशन.
The microorganisms help herbivores to digest cellulose by producing cellulose. माइक्रो भी हेल्प करते हैं रूमिनेंट एनिमल्स को ताकि वो सेलुलोज की डाइजेशन करें विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज. In such ruminants, the upper part of the stomach expands to form a large pouch called rumen. अगर हम रूमिनेंट एनिमल्स की बात करें तो उनके जो अपर पार्ट है स्टमक का वो एक्सपेंड होता है ताकि एक पाउच बने जिसे हम रूमिन कहते हैं. एंड ए स्मॉलर रेटिकुलम और उसके साथ रेटिकुलम की भी फॉर्मेशन होती है. द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल एंड चेम्बर ओमेसम which itself contains true stomach called obesum जो कि थर्ड पार्ट है. अगर हम सारे सीक्वेंस की बात करें तो फिर सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन ये होगी कि सबसे पहले फूड फर्स्ट इंटर्स इनटू द रूमेन. सबसे पहले फूड इंटर होगा रूमेन के अंदर वेयर इट इनकाउंटर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर लातादाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. दैट पार्शली डाइजेस्ट द फूड टू कन्वर्ट इनटू ए पल्पी मास जो कि सॉफ्ट फूड में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं. The pulpy mass enters into reticulum from which food is regurgitated as curd. फिर जब सॉफ्ट फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कर्ड वापस आ जाता है रीअर्जिटेट होता है. द कर्ड इज थारोली च्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो फर्स्ट टाइम वो कर्ड सही नमूने से च्यू हो जाता है. द फूड इज रीस्वालोड. फिर वो च्यूड फूड दोबारा से रीस्वालो हो जाता है and the rumen into the rumen again where it becomes more liquid. फिर उसके बाद वो मज़ीद लिक्विड बन जाता है. द डाइजेस्ट फूड मटीरियल्स लीव द रेटिकुलम. उसके बाद रेटिकुलम को लीव करता है एंड फ्लोज इनटू द ओमेसम. एक और स्टमक का हिस्सा है वो उसके अंदर दाखिल होती है फ्रॉम ओबेसम. द फूड इंटर्स ए ग्लैंडुलर रीजन कॉल्ड एबोमेसम. हेयर डाइजेशन कंटिन्यूज एज द एंजाइम्स आर सीक्रेटेड. फिर उसके बाद जब एबोमेसम में रीच होता है फूड वो उसके बाद फूड की डाइजेशन कंटिन्यू होती है. इफ़ यू टॉक अबाउट लार्ज सीकम दीज आर प्रेजेंट इन हॉर्सेस रेबिट्स एंड रेड्स. इन ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज सीकम होती है एक स्पेशलाइज सीकम जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय मेंटेनिंग ए पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन मेंटेन होती है. You can see here the four parts of a ruminant stomach. The first one is rumen here. So this one is rumen. The food enters from the esophagus into the rumen. Then it may enter into the reticulum. From reticulum to omasum and then abomasum. So these are the four parts of a ruminant animal's stomach. Liver and gallbladder. The gallbladder is closely associated with the liver. Gallbladder closely associated है liver के साथ connect होता है. The liver produces bile. लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो गॉल ब्लैडर है वो उस बाइल को स्टोर करता है. द बाइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट विच इज़ वाई द गॉल ब्लैडर इज़ लार्ज इन कार्निवोरस एंड अदर लार्जर वर्टिब्रेट्स. तो गॉल ब्लैडर इन कार्निवोरस और कुछ लार्जर वर्टिब्रेट्स से उनके अंदर लार्ज होता है. क्यों होता है? बिकॉज दे नीड इन सच एंड ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फैट. जो भी वो फूड इंटेक करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स इन लार्जर वर्टिब्रेट्स उनके डाइट के अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बाइल भी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है इन लार्ज क्वांटिटी ताकि फैट इफेक्टिवली डाइजेस्ट हो. द गॉल ब्लैडर इज़ रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एनिमल्स. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर गॉल ब्लैडर रिड्यूस है या एब्सेंट है टोटली. लाइक ब्लड सकर्स. लेम्प्रेस ब्लड सकर्स हैं, ब्लड को सक करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो एंटीकोगुलेंट फ्लूइड को रिलीज़ करते हैं और वो अपने प्रे के ब्लड को या उसके अंदर जो भी फ्लैश है वो से आसानी से उसके ऊपर फीड करते हैं. इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स उनके अंदर भी गॉल ब्लैडर नहीं होता. सच एज टेलियोस हैं एंड मैनी बर्ड्स एंड रेड्स
they lack gallbladder. The gallbladder is also absent in camels. Pancreas, it is present in almost every vertebrate. ये almost हर vertebrate के अंदर मौजूद होते हैं. However, in lampreys and lungfish, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर द पेनक्रियाज इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टिन. इनके इंटेस्टिन के वॉल के अंदर, वॉल पर ही वो एम्बेडेड होते हैं, अटैच होते हैं. इन सच ऑर्गेनिजम्स लाइक lampreys and lungfish, the glandular cells of the pancreas secrete pancreatic juice that contains many enzymes. और जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो पेनक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं जो कि जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ proteins and other macromolecules. The pancreatic juice flows into the small intestine through pancreatic duct. तो pancreatic juice flow करता है into the small intestine with the help of a duct called pancreatic duct. If we talk about intestine in animals such as cyclostomes, cone-rich thin fishes and primitive bony fishes have short nearly straight intestine. तो उनके अंदर शार्ट होती है इंटेस्टिन और स्ट्रेट होती है जो कि एंड होता है एनस के एनस पर एंड होता है डायरेक्टली. हाउएवर इन एडवांस्ड फिशेज द इंटेस्टिन आर लॉन्गर एंड बिगिन टू कोयल. तो अगर वो लॉन्गर होंगे तो फिर वो कोयल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट टेट्रापोड्स, द इंटेस्टिन ऑफ ऑल टेट्रापोड्स इज लॉन्ग. तकरीबन वो लॉन्गर होते हैं कंपेरेटिवली टू द फिशेज. बट intestine in birds and mammals, they have large surface area. सो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि वो फूड की एब्जॉर्प्शन ठीक से करें. इफ़ यू टॉक अबाउट मैमल्स, सो मैमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया देन ऑल अदर टेट्रापोड्स. तो सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है इंटेस्टिन का वो मैमल्स के अंदर होता है. So in detail I will be discussing in part 3. I will be discussing about all of these structures in mammalian digestive system, pancreas, intestine, liver and other such topics will be included in the mammalian digestive system with detail. So I thank you so much.